हेलो एवरीवन, मैं आदित्य सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ चार पिट मेथड। तो हम लोग यहां पर चार पिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, जो कि आपके बीटेक के कोर्सेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बीटेक में ये टॉपिक और ये मेथड से सवाल जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं मेथड क्या है, किस तरह से हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के जरिए मेथड को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो चार पिट मेथड, तो मान लेते हैं हमारे पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ वो किस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। तो वर्किंग रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम इक्वेशन को मेंशन करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स कॉमा कर्ल एफ बाई कर्ल वाई कॉमा कर्ल एफ बाई कर्ल जेड कॉमा कर्ल एफ बाई कर्ल पी कॉमा कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू। ओके, यानी कि जो गिवन फंक्शन है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, फिर p के रिस्पेक्ट में और फिर q के रिस्पेक्ट में, और सभी के वैल्यू को हम नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फॉर्म करेंगे चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां पर जो चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि हम लोग चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं। यहां पर हम लोग एक तरीके से सेम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोग लैग्रांजेस में करते हैं, जहां पर हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं, वहां पर भी हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक उसी तरह से चार पिट में भी हम चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहता है, dx अपॉन माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल पी विच इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू विच इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस p कर्ल एफ बाई कर्ल पी माइनस q कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू विच इज इक्वल टू dp अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस p इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल z इज इक्वल टू dq अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू प्लस q इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल z। ओके, अब देखो इसको मेमोराइज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि चार पिट इक्वेशन में x, y, z के साथ साथ p और q का भी डेरिवेटिव हमारे पास होता है। तो जो भी चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें x, y, z के साथ साथ p और q का भी डेरिवेटिव हमारे पास होता है। अब देखिए x के साथ डिनोमिनेटर में हमें किसको रखना है, माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल p, यानी कि जो p था हमारा उसको हम क्या लिखते थे, उसको हम लिखते थे कर्ल z बाई कर्ल x। ओके, यहां पर क्या लिखेंगे, x के नीचे कर्ल f बाई कर्ल p। ओके, यानी कि p x के साथ अभी भी एसोसिएटेड है। ओके, उसके बाद dy अपॉन क्या लिखेंगे, माइनस कर्ल f बाई कर्ल q, और dx के नीचे माइनस कर्ल f बाई कर्ल p। तो पहले भी px के साथ एसोसिएटेड था, अभी भी px के साथ एसोसिएटेड है, पहले भी qy के साथ एसोसिएटेड था, अभी भी qy के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद आते हैं dz के डिनोमिनेटर में, तो dz बटा में हम लिखेंगे माइनस p इंटू कर्ल f बाई कर्ल p, यानी कि ये टोटल x के साथ लिंक रखता है और ये टोटल y के साथ लिंक रखता है, माइनस q इंटू डी एफ बाई कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू। ओके, तो dz के नीचे x के साथ जो टर्म है वो पूरा p के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस q इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू। फिर आते हैं dp अपॉन होगा, देखो p x के साथ एसोसिएटेड होता है तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस p इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल z, ये बस एक नया टर्म है। ओके, उसके बाद आते हैं dq किसके साथ एसोसिएटेड होता है, y के साथ, तो कर्ल f बाई ये होगा कर्ल y, सॉरी इसको करेक्ट कर लेंगे, ये होगा कर्ल f बाई कर्ल y। ओके, ये क्या होगा, कर्ल f बाई कर्ल y। ओके, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, कर्ल f बाई कर्ल y प्लस q इंटू कर्ल f बाई कर्ल z। ओके, तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन के नीचे का जो भी वैल्यू है वो जो हमारे पास इक्वेशन में यहां पर जो वैल्यू आया होगा उसको हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक कंप्लीट चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद इसमें से अगेन हम लोग कोई भी दो पार्ट को लेंगे
और उसके बाद P एंड Q का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, कोई भी दो पार्ट हम लोग लेंगे और उसके बाद P एंड Q का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद P एंड Q के वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम लिखेंगे कि द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज गिवन बाय dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, और फिर यहां पर हम P और Q के वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो कुछ इस तरह से चारपिट मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कई केसेस में क्या होता है कि जो यहां से P एंड Q का वैल्यू मिला उसको हम डायरेक्टली 1 में पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहां से जो वैल्यू मिला उसको हम डायरेक्टली 1 में पुट करते हैं और फिर हम P एंड Q का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमारे पास या तो केवल P का वैल्यू इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमको फाइंड आउट होता है या केवल Q का वैल्यू फाइंड आउट होता है। दोनों वैल्यू हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा कई बार कंडीशन अराइज होता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक वैल्यू P या Q दोनों में से किसी एक का वैल्यू जो भी हम फाइंड आउट किए होंगे उसको इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर वहां से दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर जाकर के हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उसका मेंशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं और वहां से हमें थोड़ा और क्लियर आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोग चारपिट इक्वेशन को प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास सॉल्व 1 प्लस P स्क्वायर विच इज इक्वल टू QZ। ओके, इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है। तो सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हम लोग गिवन फंक्शन लिखेंगे कि 1 प्लस P स्क्वायर माइनस QZ इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नाउ अब हम यहाँ पर चारपिट मेथड लगाने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है प्रॉब्लम में कि चारपिट मेथड लगाना है या नहीं लगाना है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये दिख रहा हो कि आप किसी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर चारपिट इक्वेशंस को भी चारपिट मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हर कंडीशन में वैलिड होता है। जब तक आपका गिवन PDE नॉन लीनियर है तब तक आप चारपिट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये इक्वेशन को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस QZ इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमको क्या निकालना है, कर्ल f बाई कर्ल x निकालना है, यानी कि इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, कोई x का टर्म नहीं है। कर्ल f बाई कर्ल y, ये भी आ जाएगा 0, कोई y का टर्म नहीं है। कर्ल f बाई कर्ल z, ये आ जाएगा माइनस q, क्या आएगा माइनस q। ओके, क्योंकि सभी टर्म पॉजिटिव होना चाहिए तो ये आ जाएगा माइनस q, कॉमा कर्ल f बाई कर्ल p अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 2p एंड कॉमा कर्ल f बाई कर्ल q अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा माइनस z। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे पास सारा पार्शियल डेरिवेटिव्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब हम लिखेंगे कि नाउ द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन is given by चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में सबसे पहला टर्म क्या आता है, dx बाई माइनस कर्ल f बाई कर्ल p विच इज इक्वल टू dy बाई माइनस कर्ल f बाई कर्ल q विच इज इक्वल टू dz बाई, देखो माइनस p के साथ आने वाला टर्म कर्ल f बाई कर्ल p माइनस q कर्ल f बाई कर्ल q। ओके,
कि x होगा शायद, एक सेकेंड क्लैरिफाई नहीं, p है, ठीक है, ओके, विच इज इक्वल टू dp अपॉन देखो dp अपॉन में क्या होगा, कर्ल f बाय कर्ल p प्लस p इंटू कर्ल f बाय कर्ल z विच इज इक्वल टू dq अपॉन कर्ल f बाय कर्ल x, और यहाँ कर्ल f बाय कर्ल y प्लस q इंटू कर्ल f बाय कर्ल z। ओके, तो इस तरह से आपको 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन मेमोराइज होना चाहिए। ओके, थोड़ा बड़ा है, डिफिकल्ट होता है याद रखना, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे कर्ल z dx अपॉन, अब देखो यहाँ पर सभी वैल्यूज को जो हम लोग ऊपर फाइंड आउट किए उसको पुट कर देंगे, माइनस कर्ल f बाई कर्ल p, तो कर्ल f बाई कर्ल p 2p है, तो माइनस इसमें लगाएंगे तो माइनस 2p आएगा, विच इज इक्वल टू कर्ल dy अपॉन है माइनस कर्ल f बाई कर्ल q, तो z है तो ये हो जाएगा प्लस z, विच इज इक्वल टू, उसके बाद है dz अपॉन पहले माइनस p इंटू कर्ल f बाई कर्ल p, तो ये हो जाएगा माइनस 2pq, और उसके बाद है माइनस q इंटू कर्ल f बाई कर्ल z, तो ये हो जाएगा प्लस q इंटू z, ओके, विच इज अगेन इक्वल टू dp बाई कर्ल f बाई कर्ल x 0 है, तो 0 प्लस p इंटू 0 प्लस p इंटू कर्ल f बाई कर्ल z, तो कर्ल f बाई कर्ल z क्या है, माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू विच इज इक्वल टू कर्ल क्यू बाई डी क्यू अपॉन ये क्या है, कर्ल f बाई कर्ल y प्लस q इंटू कर्ल f बाई कर्ल z, तो कर्ल f बाई कर्ल y अगेन क्या है स्टूडेंट, 0, तो 0 प्लस q है इंटू कर्ल f बाई कर्ल z माइनस q है, तो प्लस q इंटू माइनस q क्या बन जाएगा, माइनस q स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 लिख दिए। अब यहां से हम कोई भी दो पार्ट बना सकते हैं, कोई भी दो पार्ट हम अपने सहूलियत के हिसाब से यहां पर ले लेंगे, किसी भी दो पार्ट को हमको लेना है, और दो पार्ट हम ऐसे चूज करेंगे कि हम उसको फिर फर्दर इजिली इंटीग्रेट कर दें और हमें पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो देखो ज्यादातर केसेस में जब भी आप 4 पिट मेथड लगाइएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डीपी और डीक्यू जो है, ये जो पेयर है, यही पेयर ज्यादातर आपको सॉल्व होते दिखाई देगा। ओके, या तो ये दो पेयर या तो ये दो पेयर आपको सॉल्व होते दिखाई देगा, डीजेड के साथ जल्दी किसी का पेयर नहीं बन पाएगा। ओके, ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है पेयर बना करके नहीं देखेंगे, तो हम पेयर बना करके देखेंगे। यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि देखो अगर डीपी और डीक्यू का पेयर अगर हम बनाते हैं तो यहाँ क्या होगा, पी क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर एक क्यू बच जाएगा, इधर एक पी बच जाएगा, ये डीपी बाई माइनस पी होगा, ये डीक्यू बाई माइनस क्यू होगा, है ना। फिर दोनों साइड माइनस माइनस से इंटू कर देंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डीपी बाई पी और उधर डीक्यू बाई क्यू बचेगा जो कि इंटीग्रेबल है। तो हम लिखेंगे कि टेकिंग फ्रॉम टू टेकिंग लास्ट टू पार्ट, क्या लिख रहे हैं, लास्ट टू पार्ट या लास्ट टू फ्रैक्शन, जो हो मन हो आपका आप लिख सकते हैं, dp बाई माइनस पी क्यू विच इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर, यही है, देख लो, dp बाई माइनस पी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए ये क्यू कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव खत्म, ये हो गया dp बाई p माइनस डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा log p
और ये आ जाएगा माइनस log q, ये आ जाएगा C1, therefore P by Q is equal to C1, therefore P is equal to QC1, ये आएगा log C1, P by Q is equal to C1, therefore P is equal to QC1। ओके, ये आ गया यहाँ पर हमारे पास P का फर्स्ट वैल्यू। ओके, क्या आ गया? P का आ गया हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कि P इज इक्वल टू QC1। ओके, अब यहां पर देखते हैं कि और कोई पेयर हम बना सकते हैं क्या। तो देखो, अगर हम dz बाई -2pq प्लस q इंटू जेड का पेयर बनाए, यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, नीचे से कैंसिल आउट होगा नहीं, इसमें -2pq कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर dz बाई एक्स इंटू dy बाई जो प्लस z है और dx बाई -2p है। स्टार्टिंग का दो टर्म देखते हैं, क्या यहाँ पर कुछ हो सकता है? यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाएगा। पहला और लास्ट वाला देखते हैं, x और q वाला देखेंगे, या x वाला p देखेंगे तो p कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर तो 2 बच जाएगा, लेकिन इधर dp बाई -q आ जाएगा जो कि नहीं चलेगा। q के साथ देखेंगे तो q बाई, यहाँ q है उधर p है, दोनों तरफ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो देखिए, इसमें से और कोई दो पेयर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और कोई दो पेयर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो हमारा P इज इक्वल टू QC आया है, इसको हम मान लेते हैं 3। तो अब हम क्या करेंगे, पुट 3 इन 1। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पुट 3 इन 1 करेंगे, पुट 3 इन 1। ओके, 3 इन 1 पुट करेंगे। 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू जेड। ठीक है, उसमें p का वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस, देखो p स्क्वायर है, p स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर C1 स्क्वायर, उसके बाद है माइनस क्यू जेड, उसके बाद क्या है माइनस क्यू जेड विच इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखते हैं तो हम यहां से q इज इक्वल टू निकाल पाएंगे क्या, 1 प्लस क्यू स्क्वायर C1 स्क्वायर माइनस, हाँ ये तो इक्वेशन बन गया, ये तो इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्या है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी। देखो, इसको कंपेयर करो इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर क्या है, q है, a क्या है, C1 है, b क्या है, b है आपका z, सॉरी b क्या है, b है आपका z, और x क्या है, x है आपका q, और उसके बाद c है आपका 1। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, इसको और रीअरेंज करते हैं, ठीक, तब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू माइनस क्यू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको और हम कर दें रीअरेंज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रीअरेंज। अब अगर हम यहाँ से q निकालना चाहें तो q इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस z। ओके, क्या आएगा, माइनस z था ना, तो माइनस माइनस z तो ये z ही हो जाएगा, माइनस b होता है ना, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। ओके, ये हो गया, यानी कि यहां से q ये आ गया। नाउ q का वैल्यू मिल गया। नाउ अब अगर हम निकालेंगे p, तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, q इंटू C1, q इंटू C1। तो इसमें जब C1 से इंटू करेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर अपॉन 2C1, क्योंकि जब इसको इंटू C1 से करेंगे तो डिनोमिनेटर में C1 स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, बटा में 2C1। ओके, अब आगे चलते हैं। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन, नाउ
द कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन is given by dz is equal to p dx plus q dy which is equal to p का वैल्यू क्या है z dz is equal to p का वैल्यू क्या है z प्लस माइनस रूट ओवर z स्क्वायर माइनस 4 c1 स्क्वायर बटा में 2c1 का होल dx प्लस q का वैल्यू क्या है z प्लस माइनस रूट ओवर z स्क्वायर माइनस 4c1 स्क्वायर अपॉन 2c1 स्क्वायर का होल dy। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो स्टूडेंट, यहां पर आने के बाद हो सकता है कई तरह का रीअरेंज करने के बाद इस इक्वेशन को कई तरह की तरीके से रेशनलाइज करके या इसको किसी तरह से रीअरेंज करके हो सकता है इसका और सिंपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो या और सिंपल सॉल्यूशन आप ला सकते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रीअरेंज करिए, रेशनलाइज करिए, स्क्वायर लीजिए, रूट लीजिए दोनों साइड, कुछ भी करके अगर आप इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप वहां पर सॉल्यूशन ला सकते हैं। ओके, कई बुक्स में या कई प्रोसेसेस में क्या होता है कि जो हम कांस्टेंट C1 माने हैं उस कांस्टेंट को लेता है A या उस कांस्टेंट को लेता है B। साथ ही साथ अगर ये C1 स्क्वायर हो गया तो इसको तब भी A लिखा जा सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर अगेन कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां C1 स्क्वायर के जगह सिंप्लिसिटी के लिए हो सकता है कि अगर हम इसको A1 स्क्वायर मानते हैं तो रूट अंडर जो है Z स्क्वायर माइनस 4A1 स्क्वायर को हम हो सकता है कुछ और सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में अगर आप जाइएगा, बुक्स में अगर आप सॉल्यूशंस को देखिएगा तो इस तरीके से भी सॉल्व किया गया है बहुत सारे क्वेश्चंस में। ओके, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। कांस्टेंट C1 के जगह आप कांस्टेंट A लिख सकते हैं, अगर उस कांस्टेंट के साथ कोई अनदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी आप उसको A ही लिख सकते हैं, या अगर आप उस कांस्टेंट को चाहें तो A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम आगे चल के जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएं। तो ये आप कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल तरह से स्वतंत्र हैं। ओके, यहां पर हम नॉर्मली C1 लेंगे, C2 लेंगे और उसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। आपका जैसा मन करे आप वैसे प्रोसीड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहां इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो ये आता है Z विच इज इक्वल टू Z प्लस माइनस रूट ओवर Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2C1 इंटू X प्लस Z प्लस माइनस रूट ओवर Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर अपॉन 2C1 स्क्वायर इंटू Y प्लस एक और कांस्टेंट आएगा C2। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो अगेन आप अगर पहले कांस्टेंट को A लेते हैं तो इसको B ले सकते हैं, C ले सकते हैं, D ले सकते हैं, एज यू विश। Z इज इक्वल टू, यहाँ देखो थोड़ा सा हम कॉमन ले लेते हैं इस टर्म को, Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर बटा में 2C1, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो इधर बच जाता है x प्लस, इधर हो जाता है x प्लस, यहाँ होगा y बाई C1 का होल प्लस C2। तो ये हो गया मेरा फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ स्क्वायर करके हो सकता है तुम Z को बाहर निकाल पाओ। ओके, प्लस माइनस है, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, अगेन Z का 2 सॉल्यूशन होगा। तो फर्दर आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, आप यहीं पर भी सॉल्यूशन को छोड़ सकते हैं। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम।
ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व px प्लस qy विच इज इक्वल टू pq। इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन अगेन इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू px प्लस qy माइनस pq इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा पहला। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली। कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू पी, कॉमा कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू क्यू, उसके बाद कॉमा कर्ल एफ बाई कर्ल जेड इज इक्वल टू 0, कॉमा कर्ल एफ बाई कर्ल पी इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू। ओके, उसके बाद कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू इज इक्वल टू वाई माइनस पी। ओके, नाउ चार पिट auxiliary equation is given by अगेन हम लोग चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? dx अपॉन माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल पी, dy अपॉन माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस पी कर्ल एफ बाई कर्ल पी माइनस क्यू कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू विच इज इक्वल टू dp अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस क्यू इंटू p इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल जेड विच इज इक्वल टू dq अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस क्यू इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल जेड। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा? dx अपॉन माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल पी, कर्ल एफ बाई कर्ल पी तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू dy अपॉन क्या है? माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस पी विच इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस पी इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल पी, तो माइनस पी इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल पी देखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू माइनस क्यू इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू, तो क्यू इंटू तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यू अब प्लस अगेन पी क्यू। ओके, ये हो जाएगा माइनस वाई क्यू और प्लस पी क्यू और ये हो जाएगा माइनस पी एक्स प्लस पी वाई। ओके, तो ये पी क्यू जोड़ दोगे तो 2pq हमारे पास आएगा। ओके, तो उसका जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है dp बाई कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स क्या है? p है प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल जेड देखो 0 है, तो ये टर्म जब 0 है तो ये p भी 0 हो जाएगा, तो खाली कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स बचेगा, तो ये होगा p एंड लास्टली dq अपॉन यहाँ बचेगा कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, तो कर्ल एफ बाई कर्ल वाई क्या है? q है, अगेन कर्ल एफ बाई कर्ल जेड 0 है, तो यहाँ बचेगा q। ये है हमारा इक्वेशन 2, इधर लिख दे रहे हैं, ये क्या है? हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 में अगेन देखो यही दोनों पेयर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ना? यही दोनों पेयर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, इसी दोनों पेयर को लेते हैं, तो टेकिंग लास्ट टू पार्ट फ्रॉम 2 से लास्ट 2 पार्ट ले रहे हैं dp बाई
P is equal to dq by q, therefore dp by p minus dq by q is equal to 0, integrating both side, again log p minus log q minus log q is equal to log c1, p माइनस q यानी कि p बाई q इज इक्वल टू c1, p इज इक्वल टू q c1। अगेन हमारे पास जो p आया वो किसके बराबर आया, q c1 के बराबर आया। ओके, p किसके बराबर आया, q c1 के बराबर आया। ठीक है, अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब यहां पर देखिएगा तो यहां पर आप अगला पेयर शायद ना बना पाए। ओके, यहां पर आप अगला पेयर शायद नहीं बना पाइएगा। देखिए ध्यान से, dx बाई माइनस एक्स प्लस पी है, dy बाई माइनस वाई प्लस पी है, dz बाई माइनस पी एक्स है प्लस पी क्यू है माइनस वाई क्यू है प्लस पी क्यू है। यहाँ 2pq आ जाएगा, लेकिन 2pq में से भी अगर आप कुछ काटना चाहिएगा किसी के साथ भी पेयर लीजिएगा। अगर p के साथ ही पेयर लें तो नहीं बनेगा। ओके, अगर इसके साथ भी पेयर लें तो नहीं बनेगा, dz के साथ। इधर इन दोनों का पेयर लेंगे तब भी q और p नहीं कटेगा, है ना, ये भी नहीं कटेगा। अगर एक में ऊपर नीचे p या ऊपर नीचे q से इंटू कर देते हैं तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आया है उसको फिर से 1 में पुट करके देखेंगे। ओके, तो जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हम 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग 3 in 1। क्या लिखेंगे, पुटिंग 3 in 1। ओके, 3 को हम 1 में रख करके देखेंगे। ओके, 3 को हम 1 में रखते हैं तो 3 क्या है, p इज इक्वल टू क्यू सी वन, p इज इक्वल टू क्यू सी वन दो जगह रखाएगा। ओके, तो पहला आ जाएगा क्यू सी वन एक्स प्लस दूसरा आ जाएगा क्यू वाई माइनस, उसके बाद आ जाएगा p इंटू क्यू यानी कि क्यू सी वन इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अगेन ये आएगा क्यू सी वन एक्स क्यू वाई माइनस क्यू स्क्वायर सी वन इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर यहाँ से q अगर हम कॉमन लेते हैं तो q कॉमन हो जाएगा, ठीक ना, q कॉमन हो जाएगा, q उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा c1x प्लस क्यू प्लस वाई वाई माइनस क्यू सी वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्यू सी वन इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस वाई, उसके बाद q इज इक्वल टू बचेगा सी वन एक्स प्लस वाई बटा में सी वन विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई सी वन। ये हमारे पास आ गया q का वैल्यू। ओके, ये क्या आया, q का वैल्यू, है ना। अब अगर हम यहीं से p भी निकाल लें, यहीं से अगर हम p भी निकाल लें तो p इज इक्वल टू क्या है, q इंटू सी वन, यानी कि इसमें c1, तो p इज इक्वल टू x c1 प्लस वाई, ये आ जाएगा हमारे पास p, क्योंकि इसमें हम c1 से इंटू कर दिए, है ना। ये रहा हमारे पास p का वैल्यू और ऊपर रहा हमारे पास q का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम जनरल सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे। ओके, जनरल सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। नाउ जनरल बोल रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अब हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कैसे दिया जाता है, तो dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ओके, अब dz इज इक्वल टू p का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो p का वैल्यू है x c1 प्लस वाई
एक्स सी वन प्लस वाई का होल डी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है एक्स प्लस वाई बाई सी वन, एक्स प्लस वाई बाई सी वन का होल डी वाई। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2c1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2c1 plus c2 which is again equal to x square by 2 x square by 2c1 plus 2xy plus y square by 2c1 plus c2 z is equal to। अब यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या हमको कोई फायदा होगा? अगर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बीच वाला हो जाएगा टर्म 4, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इधर भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ खास फायदा नहीं होगा, है ना। C1 2ab 2x इंटू वाई बाई एक्स C1 इंटू वाई बाई C1। ओके, हाँ, तो एक फ़ायदा हो सकता है अगर हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, करके देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर C1 प्लस 4xy, ओके, प्लस 2 2 जा 4 होगा ना जी, हाँ, 4xy प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है क्या? एक्स स्क्वायर C1 प्लस वाई बाई C1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लग तो सकता है, लेकिन फिर C1 के साथ भी हमको कुछ करना पड़ेगा, C1 स्क्वायर आएगा, नीचे C1 आएगा, तो अगर हम चाहें तो इस C1 को अगर हम ए स्क्वायर लिख दें तो यहाँ भी ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के भले हम इसको लिख सकते हैं, और इसमें से 2xy अगर बाहर निकाल लें तब फिर जाकर के हम इसको लिख सकते हैं x इंटू ए प्लस वाई बाई ए का होल स्क्वायर। ओके, तो आपका मर्जी है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और करके इसको और छोटा बना सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक रहने देते हैं, ओके, उतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमिक पर्पस में आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा, है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो है वो एग्जामिनर को चाहिए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ लाइन पर हम यहाँ पर सॉल्यूशन को छोड़ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम रहेगा हमारा 4 पेट मेथड्स के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल y विच इज इक्वल टू q इंटू जेड, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा क्यू स्क्वायर आएगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ y मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट कर्ल एफ बाई कर्ल z करिएगा तो आपके पास माइनस क्यू आएगा, उसके बाद कर्ल एफ बाई कर्ल p करिएगा
तो आपके पास आएगा 2py एंड माइनस, हाँ 2py, क्या आएगा 2py, ओके, एंड कॉमा कर्ल f बाई कर्ल q निकालिएगा, तब आपके पास आएगा 2qy माइनस z, ओके। अब हम लोग शार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे कि नाउ शार्पिट auxiliary equation is given by dx upon minus curl f by curl p, dy upon minus curl f by curl q, which is equal to dz upon minus p into curl f by curl p minus q into curl f by curl q, which is equal to dp upon curl f by curl x plus p into curl f by curl z, which is equal to dq upon curl f by curl y plus q into curl f by कर्ल z, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा शार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको हम लोग आगे वैल्यू पुट करते हैं, dz बाय माइनस कर्ल f बाई कर्ल p, तो कर्ल f बाई कर्ल p क्या था 2py, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2py, विच इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस कर्ल f बाई कर्ल q, तो माइनस कर्ल f बाई कर्ल q, तो क्या हो जाएगा z माइनस 2py, विच इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस p इंटू कर्ल f बाई कर्ल p, तो ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर y माइनस q इंटू कर्ल f बाई कर्ल q, तो ये हो जाएगा माइनस 2p, तो ये हो जाएगा माइनस q स्क्वायर y और ये हो जाएगा प्लस zq, विच इज इक्वल टू dp अपॉन कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स जीरो है प्लस p इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल जेड, कर्ल एफ बाई कर्ल जेड में p से इंटू करेंगे माइनस पी क्यू, विच इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ये भी हो जाएगा कर्ल एफ बाई कर्ल वाई जीरो, नहीं कर्ल एफ बाई कर्ल वाई जीरो नहीं, वो क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल और इंटू प्लस है क्यू इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल जेड, यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर। तो अगेन यहां देखिएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा यहाँ नीचे पी स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं पी स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा लास्टली पी स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा पी स्क्वायर। अगेन अगर देखिएगा तो लास्ट का टू टर्म्स जो है वही हमें इजिली यहाँ पर इंटीग्रेबल है, ओके। तो लास्ट का टू टर्म पहले ले रहे हैं, बाकी को हम लोग बाद में देख लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक संभावना बनता अगर z नहीं होता, तो यहाँ z माइनस 2py है और यहाँ माइनस 2py है, तो दोनों कैंसिल आउट होगा नहीं। यहाँ भी अगर देखिएगा यहाँ y अगर कॉमन ले लें तो माइनस 2p स्क्वायर और माइनस 2q स्क्वायर प्लस z इंटू क्यू है, इसको अगर इसके साथ भी पेयर बनाइएगा तो आपका नहीं होगा, अगर 2p माइनस 2py के साथ भी बनाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर y कॉमन लेंगे तो माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर बनेगा, ओके। pq के साथ भी पेयर लेंगे तो इसका नहीं होगा, इसका इसके साथ भी नहीं ले सकते हैं, है ना। तो देखिएगा तो ये दो टर्म ही आपको ज्यादातर दिखाई देगा, ओके। तो फ्रॉम टू टेकिंग लास्ट टू पार्ट फ्रॉम टू से हम लास्ट टू पार्ट जो है उसको हम ले लिए, ये क्या है ये है टू। लास्ट टू पार्ट क्या कहता है dp बाई माइनस पी क्यू विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई पी स्क्वायर, पी कट गया स्क्वायर कट गया, dp बाई माइनस क्यू
डी क्यू बाई पी, ये हो जाएगा पी डी पी माइनस क्यू डी क्यू, ये हो जाएगा पी डी पी माइनस क्यू डी क्यू, क्यू डी क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब यहाँ पर इंटीग्रेट करिएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 C1, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल 2 C1। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया 2C1। अगेन इसको डायरेक्टली हम 1 में पुट करेंगे। ओके, वेट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, पुटिंग 3 in 1, पुटिंग 3 in 1। ओके, 3 को हम 1 में पुट कर देंगे। ओके, जब 3 को 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ बन रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा डायरेक्टली 2C1y विच इज इक्वल टू क्यू जेड। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2C1y विच इज इक्वल टू क्यू जेड, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या है 2C1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2C1y इज इक्वल टू क्यू जेड। अब यहाँ से अगर हम क्यू निकालें तो क्यू इज इक्वल टू आएगा 2C1y बाई जेड। ओके, इसको वापस से अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें p का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वापस से p का निकालेंगे वैल्यू, ये हो गया हमारा p इज इक्वल टू 2C1 माइनस क्यू स्क्वायर का रूट ओवर, देयरफॉर p इज इक्वल टू, देखो 2C1 माइनस क्यू का स्क्वायर यानी 2 2 4 C1 स्क्वायर y स्क्वायर बटा में z स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये आ गया रूट ओवर। z स्क्वायर को इधर कर दो, नहीं करो कोई इशू नहीं है। ये हो गया हमारा q का, p का वैल्यू। तो p और q दोनों का वैल्यू यहाँ पर आ गया। ये आ गया हमारे पास p का वैल्यू। ओके, फाइनल p का वैल्यू, और फिर हमारे पास आ गया q का वैल्यू, है ना, फिर हमारे पास आ गया q का वैल्यू। तो इस पी क्यू के वैल्यू से हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। dz इज इक्वल टू p क्या आया था, रूट ओवर 2C1 माइनस 4C1 स्क्वायर y अपॉन जेड स्क्वायर का होल dx प्लस q क्या था, q था 2C1y बाई जेड, क्या था 2C1y बाई जेड का होल dy। ओके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा, z इज इक्वल टू रूट ओवर 2C1 माइनस 4C1 स्क्वायर y स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर का होल x प्लस ये हो जाएगा 2C1, देखो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 2 कट जाएगा, C1y स्क्वायर बाई z का होल। ओके, क्या हो जाएगा C1y स्क्वायर बाई z। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इस C1 के जगह C1 स्क्वायर के जगह a स्क्वायर लिख दें, ओके सॉरी प्लस C2, लास्ट में कांस्टेंट प्लस C2,
तो हो सकता है इस z को इससे मल्टीप्लाई करके हम कुछ सिंप्लीफाई कर दें ताकि ये इक्वेशन हमारा और रिड्यूस हो जाए, तो वह चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन यहीं तक भी अगर आप सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो आपको एकेडमिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकेडमिक्स में जो सॉल्यूशन है वो यहाँ तक आप दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये था हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ चार-पिट्स मेथड। ओके स्टूडेंट, मैंने और भी कुछ यूट्यूब्स पे वीडियोस बनाए हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो कि आपके बीटेक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरे चैनल्स पर मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स का भी वीडियो जो है जल्द ही अपलोड होने जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर रहा हूं, जैसे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ सब्जेक्ट्स का वीडियो जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्द ही मिलेगा। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर्स करें, ताकि आपको बीटेक में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।